राइजिंग भारत के मंच पे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली डॉक्टर गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है देश में रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स। जब ये यूजी नीट पीजी की जो कट ऑफ्स रिलीज हुई थी उसमें सर्टन कैटेगरी में -40 मार्क्स 0 परसेंटाइल अलाउ किया गया है और गवर्नमेंट ने बोला है कि वैकेंसीज फिल करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन जनता के मन में बहुत भय है कि जिनके -40 मार्क्स हैं, जिनके 0 मार्क्स, 0 से भी कम मार्क्स हैं, उन डॉक्टर्स की क्वालिटी क्या होगी? क्या उनके हाथ में देश की जनता की हेल्थ केयर दे सकते हैं? आपके क्या विचार हैं इस पे? तो मेरे विचार है कि हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो हमारे कंट्री के लिए कम है। तो इसका दो मैकेनिज्म्स हैं। एक तो ये कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड बी एबल टू से कि जो भी क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं वी कैन ट्रेन देम टू अ लेवल कि दे आर कॉम्पिटेंट। अभी जो मेरा मानना है कि वी शुड फोकस मोर ऑन वेरी गुड करिकुलम डेवलपमेंट। दो चीजें हो रही हैं। एक तो कॉलेजेस इतने ज्यादा बन रहे हैं कि टीचर्स इतने नहीं अवेलेबल हैं जितने होने चाहिए। दूसरा, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, एआई हैज कम इन, मेडिसिन हैज चेंज सो मच। सो जो हमारा टीचिंग का मैकेनिज्म है दैट हैज टू लुक एट डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर। अभी हमारे जो करिकुलम है दैट इज स्टिल मोर ओल्ड डेटेड, बट मेडिसिन हैज मूव्ड सो मच। सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली कि हम डॉक्टर्स कैसे ले रहे हैं, हम उनको कैसे ट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर हीलर्स फॉर आवर कंट्री। बट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये भी बोला है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आर्ग्यू किया है, जो पॉलिसी डिसीजन है कि वैकेंसी के अलावा वो कह रहे हैं कि इससे कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस का लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एमबीबीएस पास कर चुके हैं, तो बेसिक कॉम्पिटेंस तो उनकी है ही क्योंकि एमबीबीएस क्वालिफिकेशन करी है। तो ये जो लो परसेंटाइल वाला जो मामला है उससे कॉम्पिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। क्या अग्री करते हैं गवर्नमेंट से? तो जो मैकेनिज्म है असेसमेंट का, इट इज बेस्ड ऑन परसेंटाइल बेसिस। इट इज नॉट एक्चुअल मार्क्स दैट यू गेट, इट्स ऑन अ परसेंटाइल। और दूसरा ये इशू होता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द पेपर। अगर आप ग्रुप की क्या क्वालिटी है, पेपर आपका कैसे है बना है, बिकॉज इट इज अ रैंकिंग विच इज डन, कि आपने किसी को रैंक से लिया और वो आपने कट ऑफ ले लिया कि इस रैंक से आपने ऊपर लेना है, चाहे वो उसका स्कोरिंग चाहे कुछ भी हो। या तो ये होता है कि आपको, जैसे पहले होता था कि आपको पास मार्क्स आने चाहिए, 30% आने चाहिए, परसेंटाइल में वो नहीं होता। तो इसलिए परसेंटाइल सिस्टम इज लिटिल डिफरेंट। द सेकेंड इशू इज कि जैसे ये देखा जाता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसी, बहुत ज्यादा जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, स्पेशली नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। सो हम अगर मेडिसिन पीजी की भी बात करें, यू कैन ब्रॉडली डिवाइड इट इनटू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया। फिर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, पैथोलॉजी है। सो समटाइम्स अ लॉट ऑफ दीज सीट्स जो है वो खाली रह जाती हैं, एंड यू नीड पीपल टू रन वेरियस लैब्स। एंड आई स्टिल फील कि परसेंटाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है। बट सर, मार्क्स तो -40 हैं। लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि मतलब -40 मार्क्स आते कैसे हैं और -40 मार्क्स वाला डॉक्टर कैसे बन सकता है? तो वही मैंने कहा ना, परसेंटाइल सिस्टम है। इट इज नॉट एक्चुअली कि आपको 30% मिलेंगे। नहीं तो अगर आप उस टाइप की मार्किंग देखो, तो अगर आप बिल्कुल भी नहीं आंसर करोगे, पेपर खाली छोड़ दोगे, तो वो आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो विदाउट आंसरिंग अ पेपर यू कुड गेट सिलेक्टेड, दैट वुड बी एग्जैक्टली। तो सर, इज दिस नॉट एन इंडाइटमेंट ऑफ द सिस्टम वी आर रनिंग? मतलब क्योंकि डॉक्टर ही डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है, मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है, उसमें तो कॉम्पिटेंस इज नॉन नेगोशिएबल। लाइफ एंड डेथ you are मैटर है। playing with life, so it is not negotiable. You must develop a system where the question paper is made, where it assesses a person's ability to be able to practice clinical medicine, and not to the sense to see कि बहुत tough question paper बनाए जिससे marking जो है वो कम हो पाए। But I do agree that we have to have some basic benchmark, कि अगर हम basic benchmark नहीं रखेंगे तो आगे जाके we will have a problem. So it's a fine balance between numbers and quality. एब्सोल्युटली, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट है ये, लेकिन लोगों का तो भरोसा उठ जाएगा ना कि वो किस डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर कितने क्वालिफाइड होके आए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स वर्ड इज लाइक गॉड्स वर्ड। लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी डॉक्टर का वर्ड, लेकिन अभी जनता के मन में बहुत कंफ्यूजन है, भय भी है, कंफ्यूजन भी है, और एक तरह से सिस्टम में जो बिलीफ है वो कम हो जाएगा अगर इस तरह की चीजें होंगी। डू यू बिलीव द गवर्नमेंट कुड मे बी रोल दिस बैक इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग दिस? So I think, like I said, it is quantity versus quality, जैसे आपने कहा. The government needs to take a balanced view. Maybe you don't need to go down to that level. My personal opinion is कि अगर आपके कुछ सीट्स खाली भी रह जाएं,
That is not the major issue. Yeah. You should be still being able to say कि you will want to have at least some basic standard, but at the same time, it should not be कि इतना shortage हो जाए कि running the health services becomes a problem. इन द लॉन्ग टर्म दो सर आप क्या मानते हैं अपार्ट फ्रॉम द सेटिंग ऑफ द पेपर दैट यू टॉक्ड अबाउट लॉन्ग टर्म में हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं देश में तो अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सीट्स की कमी है जो एक टाइम पे होती थी तो एग्जैक्टली हम ये जो हमारी शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है और क्वालिटी का भी जो इशू है इसको कैसे सॉल्व करें सो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि एक तो इशू ये है कि हमें एक बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेनिंग आपने कहा बहुत ज्यादा कॉलेजेस खुल गए हैं लेकिन सारे कॉलेजेस में एक जैसी ट्रेनिंग नहीं होती कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे पेशेंट्स ही नहीं है डॉक्टर्स विल स्टूडेंट्स आर स्टडिंग बट देयर इज वेरी फ्यू पेशेंट्स सो दे हैव नो एक्सपीरियंस कुछ लोग ऐसे जाते हैं जहां उन्होंने अपनी लाइफ में डिलीवरी ही नहीं देखी क्योंकि वहां पे लेबर रूम इतना काम नहीं कर रहा है and on the other hand there are other places where there is a huge number of patients but there is no teaching time patients हैं लेकिन doctors don't have time to teach so a balance of basic of training has to be put in place where clinical skills and knowledge both are taken care of. How do we get there? Well, So what are we missing? You have to develop standards which are basic and that have to be implemented across the board. So, do we not have these standards right now? Implementation is the issue. Implementation is the issue, which is always an issue in a country as large. Standards are always there, but how do you implement them across the board is the issue. And the vacancy issue itself, there are 96,000 vacancies that the government talked about, and which is why So they I went to think this there is a drastic need issue. to introspect why people are not joining various courses and what is the reason for these vacancies. Students are also getting more aware of how things are and sometimes people don't join a place because they feel कि इसमें आगे जाके उनका development नहीं होगा, they will not learn enough. So there is a need to understand why these vacancies exist, what are the areas and how you can make these vacancies more competitive or more attractive, if I use the word, so that students start joining them and there is a demand for these vacancies. I'll ask you a tricky question, but बहुत सारी चीजों में हमारे यहाँ रिजर्वेशन होती है एंट्री के लिए भी रिजर्वेशन होती है और फिर इवेंचुअल जॉब के लिए भी रिजर्वेशन होती है एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सर्टेन नीड फॉर दीज रिजर्वेशंस बट क्या साइंस और मेडिसिन को रिजर्वेशन के पूल से निकाल देना चाहिए क्या डॉक्टर्स के लिए भी रिजर्वेशन होनी चाहिए क्योंकि मेन जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो ये भी हुई थी कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग क्राइटेरिया है जो होता है हमेशा और SC ST OBC कैटेगरी के लिए बिल्कुल ही -40 मार्क्स की का क्राइटेरिया था Is medicine not one of those fields where there should be no change of criteria regardless of who is the So candidate? medicine mein it's already there. If you do super specialization, if you are doing a DM, there is no reservation, and I think that is there कि आपका एक at the entry level there can be reservation which is needed also because you need to really be able to uplift people who have not been had that opportunity. But once you reach a level, जैसे आपने कहा मेडिसिन का एक लेवल आ जाए, it could be a post graduate level, it could be super specialty level, then there should be an equal playing field कि तब उसकी जरूरत नहीं because then it is more of competency and आपने उतना ट्रेनिंग मिल गया है कि you can become competent. बट सर आपने बात करी कि एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होना चाहिए तो मेडिसिन में कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया की जरूरत ही क्या है चाहे आप मार्क्स लो रख रहे हैं या तो वो फिर सब पे अप्लाई हो लेकिन सिर्फ कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया रखना डोंट यू थिंक दैट डिफीट्स द So पर्पस that will have to go back to our education system and what the constitution says in terms of how the reservation policy is. So that is something which is not in the. But as a doctor yourself, do you think? So like I said, when at an entry level, yes, but as you go become more and more specialist, maybe then it may not be that important because then you should have equal level of competence because competence then is something which is more important. सबका एक क्राइटेरिया मतलब कि अगर आपने 90 मार्क्स में अलाउ करना है तो उसको उसमें सबको अलाउ कर दीजिए ये तो या अगर government की 50 decision। मार्क्स रखना है तो उसमें जिस आपका ये कहने का मतलब कट ऑफ एक ही होना चाहिए। कट ऑफ एक होना चाहिए क्योंकि क्राइटेरिया एक होना चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन एक फील्ड ऐसा है चलो बाकी फील्ड्स में ये तो आपको समझ आता है दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन। क्या भारत को इस दिशा में सोचना नहीं चाहिए But there is, I think, a lot of people are thinking in that direction. There should be one cutoff, वन कट ऑफ irrespective of which category it is. But that is a policy decision. It's a policy decision. Well, government so far has defended even this. We'll wait and see because there are some cases also pending on this. So the other big question that the country is grappling with, we are a large population, a large country also, and many facilities are expanding.
अब आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में हर तरह के जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो भारत में अवेलेबल हैं। बहुत मेडिकल टूरिज्म भी है इंडिया में, बहुत डेवलप्ड कंट्री के लोग भी आ रहे हैं भारत में ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि अच्छा ट्रीटमेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है उनके लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप है उन 5 स्टार फैसिलिटीज में और जो ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज हैं जो एवरेज इंडियन के लिए अवेलेबल हैं। उस गैप को हम कैसे ब्रिज करें? ये आपकी बात सही है, बहुत बड़ा गैप है फ्रॉम इफ यू लुक एट लेट्स से द गवर्नमेंट सेक्टर और लेट्स से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड यू हैव अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल which has medical tourism, people coming from abroad. The type of let's say technology available, equipment available is very, very different. So we need to work on strengthening our own system rather than, so इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो we need to see how we can strengthen the government sector. Because a lot of things that will happen in tier 2, tier 3 city will be run by the government facility. So the more investment in health, I think, is needed to really look at that. Unfortunately, medicine has become very, very expensive. एक टाइम था जब medicine was what is known as clinical medicine. You examined a person and you prescribed medicines. Now you examine a person and you write investigations and then you prescribe medication. So the cost of healthcare has gone up. Yes. And we need to find a solution कि हम उसको कैसे कम कर सकते हैं, because in our country, despite all that we have, even Ayushman Bharat is a step in that direction, but most patients are still having to pay out of their pocket. And therefore that is causing a big problem. How can we build an infrastructure where universal health is available for everyone irrespective of where he comes from, what is the socioeconomic status, what is the caste, creed, everything, health should be available. Ideally, what would you like the government see? Because, you know, we've seen health budget also go up to a certain extent. We have seen Ayushman Bharat also. We have seen, some kind of impetus when it comes to tier 2, tier 3 cities and even villages. But अगर आप कोई एक चीज चाहते हैं सरकार से, तो क्या वो करें? More investment, especially infrastructure development. हम वर्कफोर्स तो बना रहे हैं, बट अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाएं, let's say in tier 2, 3 cities, tier 3 cities in villages, that will attract people also, doctors also to go there because they have the facilities, and that will also decrease the load on tertiary care hospitals because referral will not become there. Sometimes people travel thousands of kilometers because in their area There is not that availability is not there. Ideally, according to you, what should be the percentage of India's health budget? That should be pretty high. I would be happy. The higher it is, I'll How be more much? happy. What would you be happy with? As high as 4 to 5%, I would say. 5%. Okay. So my final question, the government has recently started the HPV vaccine campaign to help young girls not develop cervical cancer. But there is a lot of skepticism about it. You must have seen a lot of people are raising a lot of question marks over this vaccine itself. And some are alleging that it does more harm than good. Your take on that? So the vaccine has been through a lot of rigorous trials. And therefore it is a vaccine which has been shown to be effective. We also have an Indian vaccine made by Serum Institute. Sorry. So I think there is a need actually, rather than waiting and getting into a lot of controversy, we should push for the program because we have to focus a lot on preventive health. How can we prevent a lot of non-communicable diseases, prevent diseases which are seeing, rather than looking only at curative health. And this is one step in preventive health in terms of preventing cervical cancer, which is a big issue as far as women in India are concerned. What would you say to vaccine skeptics on this? So I would say that you collect data. This is an evolving process. I'm not saying, but let the vaccine get moved forward so that you're able to at least provide protection to women. But at the same time, be vigilant, collect data, and there can always be a course correction. All right. Thank you so much for talking to us. Thank you, sir. Thank you.